गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम रोहन है और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स बाय रोहन। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन मेरे को फॉरवर्ड किया था और उसने पूछा था कि सर आप इसका जवाब दो। और जो क्वेश्चन उसने मुझे भेजा है वो है इंटीजर चैप्टर का। और चलिए तो फिर उस क्वेश्चन को देखते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि उसको सॉल्व कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, और समझाता हूँ कि इंटीजर का क्वेश्चन किस तरह से बनता है। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ़ वी डिनोट द हाइट ऑफ ए प्लेस अबव सी लेवल बाय अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डेप्थ बिलो द सी लेवल बाय अ नेगेटिव इंटीजर व्हाट सॉरी राइट द फॉलोइंग यूजिंग द इंटीजर विद अप्रोप्रिएट साइन। क्वेश्चन में हम लोग से ये पूछा गया है कि अगर हाइट को जो कि सी लेवल से ऊपर का है, अगर उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर से दिखाते हैं, डैट मीन्स प्लस साइन के साथ दिखाते हैं, और जो भी हाइट बिलो सी लेवल है मतलब समुद्र के अंदर का हाइट है, अगर उसको हम लोग एक नेगेटिव इंटीजर से, मतलब कहने का मतलब है कि माइनस साइन से दिखाते हैं, तो इसमें तीन क्वेश्चन है जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ साइन के साथ उसका हाइट लिखना है ताकि ये पता चल जाए कि वो अबव द सी लेवल है या फिर बिलो सी लेवल है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ने बोला है 200 मीटर एवब सी लेवल। तो चलिए देखते हैं। जब एवब सी लेवल बोल दिया है तो अब अभी जस्ट मैंने कहा था कि जब एवब सी लेवल का बात होगा तो हम लोग प्लस साइन का यूज़ करेंगे जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और सिर्फ हाइट दे देंगे और कुछ नहीं करना है। तो बस ये ही इसका आंसर है, +200 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया था कि 100 मीटर बिलो सी लेवल। तो बिलो सी लेवल मतलब समुद्र के अंदर का है, तो फिर समुद्र के अंदर का भी जस्ट मैंने कहा था कि उसमें माइनस साइन यूज़ करना है, तो -100 मीटर। बस इसका आंसर यही है। थर्ड नंबर जो लिखा हुआ है 10 मीटर एबव सी लेवल, डैट मीन्स 10 मीटर सी के ऊपर का है। तो जब भी ऊपर का यूज़ करेंगे तो प्लस साइन का यूज़ करेंगे, इसका आंसर होगा 10 मीटर। बस इतना ही इसमें करना था। इसी तरह एक और स्टूडेंट ने मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, लगभग 5-6 क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है इसका लॉजिक। बस इससे पहले आप लोग को एक बात मैं कहना ज़रूर चाहूँगा, जब भी आपको कोई भी मैथ्स बताता है तो आप उसके स्टेप्स को देखें कि वो किस किस तरह से स्टेप्स कर करके आंसर ले आ रहा है। आप उससे कैलकुलेशन में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो, उसके करने का तरीका अलग होगा, आपके करने का तरीका अलग होगा। आपको जिस तरह करना आता है आप उस तरह करो। अगर आपका आंसर और जो भी आपको मैथ्स बता रहा है अगर उसका आंसर सेम आ रहा है तो कैलकुलेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हो या फिर बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो। आप किस तरह से कर रहे हो वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है स्टेप्स, कि आप उस स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि एक और मेरे स्टूडेंट ने भेजा है। एक्चुअली वो एक क्वेश्चन नहीं है, मतलब 5-6 क्वेश्चन है, तो चलिए उसको देखते हैं। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, स्कूल यूनिफॉर्म रिक्वायर्स 2.2 सेंटीमीटर क्लोथ्स। इसका मतलब है कि एक स्कूल यूनिफॉर्म को बनाने के लिए 2.25 मीटर्स क्लोथ्स चाहिए। उसके बाद लिखा है हाउ मेनी यूनिफॉर्म कैन बी स्टिच्ड इन 33.75 मीटर क्लोथ। ठीक है, तो इसमें साफ पूछा गया है कि एक यूनिफॉर्म को बनाने के लिए 2.25 मीटर्स क्लोथ चाहिए, तो 33.75 मीटर्स क्लोथ में, यानी कि इतने क्लोथ में कितना ये यूनिफॉर्म हम लोग स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा चलिए देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन साफ सा है कि जब आपके पास एक का वैल्यू है तो आपको निकालना है कि इतने में कितना वैल्यू होगा। तो इसको निकालने का 2-3 तरीका है। ठीक है, तो पहला हम लोग सिंपलेस्ट जाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई हम लोग को नंबर निकालना रहता है, नंबर ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, चाहे नंबर ऑफ़ क्लोथ्स हो, नंबर ऑफ़ ब्रिक्स हो, नंबर ऑफ़ एनवेलप हो, नंबर ऑफ़ कुछ भी हो, तो हम लोग एक चीज़ क्या करते हैं, बड़े वाले डिजिट को लिखते हैं ऊपर और छोटे वाले डिजिट को लिखते हैं नीचे। ठीक है, देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों में डेसिमल डेसिमल है। 2 डिजिट ऊपर वाले में भी है, 2 डिजिट नीचे वाले में भी है। तो डेसिमल का कैलकुलेशन जो होता है बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, डेसिमल से पहले हटाएंगे। जब इसको हटाते हैं तो नीचे 100 लिखते हैं, और जब इसको हटाते हैं तो ऊपर 100 लिखते हैं। तो 100 से 100 हो गया है ख़त्म। अब जो मेरे पास नंबर बचा है वो नंबर बचा है 33, 75 और 225। चलिए देख रहे हैं कि इसके भी लास्ट में 5 है और इसके भी लास्ट में 5 है, तो यानी कि यह 5 से डिवाइड होगा। तो चलिए करते हैं, ये 4 बार में और ये 5 बार में।
और यहाँ पे देखते हैं तो 30 जो आएगा वो 6 बार में आएगा, फिर 37 आ रहा है जो कि 7 बार में 35 आएगा, फिर यहाँ पे बच रहा है 2 और 5 25 जो कि 5 बार में आएगा। फिर इसको काट रहे हैं, ठीक है, 45 है और यहाँ पे 6 7 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, डैट मीन्स ये फिर से जाएगा 5 के टेबल में। तो ये 9 बार में जाएगा, ये एक बार में, एक बार में, और 2 और 5 25 5 बार में, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो 9 के टेबल से अगर इसको हम कटाना चाहें तो क्या यह कटेगा या नहीं, देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, 9 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 9 का डिविजिबल रूल कहता है कि आप नंबर को प्लस करो, अगर प्लस करने के बाद अगर वो नंबर 9 के टेबल में आता है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 6 1 7, तो ये 9 से नहीं जाएगा, लगता है कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुआ है। 6 1 बार में 6 1 7, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। 135 टाइम्स, देखिए 135 टाइम्स। अब देखते हैं 5 3 8 1 9, डैट मीन्स ये 9 के टेबल में कटेगा। 9 1 बार में और 4 इधर बचा और 5 45 5 बार में, डैट मीन्स कि इसका आंसर जो है वो 15 यूनिफॉर्म्स आएगा। यानी कि जितना भी ये 33.75 मीटर क्लोथ था और 2.25 मीटर क्लोथ था, ठीक है, ये एक क्लोथ बनाने का ये था, यूनिफॉर्म बनाने का था, और ये इतना सारा उसके पास कपड़ा था। तो इसमें से कितना यूनिफॉर्म बन पाएगा उसका सीधा कैलकुलेशन ये है, ठीक है। 33.75 लिखे डिवाइड बाई 2.25, फिर देखिए जब ये पॉइंट को हटाएं तो 100, ये पॉइंट को हटाएं तो 100 कट गया पहले से, फिर दोनों के लास्ट में 5 था, इसीलिए हम लोग क्या किए, 5 के टेबल से कटाना स्टार्ट किए। तो जब इसको डिवाइड करना स्टार्ट किए तो ये 15 टाइम्स कट गया पूरा का पूरा, इसीलिए इसका आंसर होगा 15 यूनिफॉर्म्स बनेगा इतना कपड़ा से, ठीक है। तो उसी तरह ये थर्ड क्वेश्चन है, ए रोप ऑफ लेंथ 56.25 मीटर इज टू बी डिवाइडेड इंटू 15 इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स में है, 15, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। देखिए जब भी आपको ईच पूछेगा, ईच का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक का, ठीक है। तो ईच जब भी पूछेगा तो आप ये समझ जाओ कि आपको करना है डिवाइड, ठीक है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, तो हम लोग को फिर से क्या करना है, हर एक का मतलब एक पीस का जो मेज़रमेंट होगा वो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 56.25 को डिवाइड करेंगे 15 से, ठीक है। देखिए फिर से यहाँ पे पॉइंट आ गया, डेसिमल आ गया, तो इसको हटाएंगे। कितना डिजिट है, 2 डिजिट, 2 डिजिट मीन्स 100, 1 डिजिट मीन्स 10, 3 डिजिट मीन्स 1000। जितना डिजिट के बाद डेसिमल रहेगा उतना जीरोस देना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो डिजिट था इसीलिए मैंने दो जीरो दिया है। चलिए अब इसको करते हैं डिवाइड। देखिए इसके भी लास्ट में 5 है और इसके भी लास्ट में 5 है, तो ये 3 बार, और ये वाला जो जाएगा वो 1 1, यहाँ का 1 और 2 12 2 बार में, और 2 और 5 25 5 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे देखते हैं कि ये 3 का टेबल से कटेगा कि नहीं। तो 3 का टेबल से डिवाइड होने के लिए हम लोग का डिजिटल रूल क्या कहता है कि नंबर को प्लस करो जितने भी डिजिट्स है, अगर जो नंबर आ रहा है वो 3 के टेबल में आता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 6 7 8 9, तो 9 जो है 3 के टेबल में आता है इसलिए 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 11 3 बार में, यहाँ पे 2 बचा, 21 है, 22 है, तो 22 में से 21 बचेगा, कटेगा 7 बार में, 1 और 5 15 कटेगा 5 बार में, डैट इज़ 375 बाय 100। तो अगर इसको जब हम लोग और फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा 3.75 मीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3.75 मीटर पर पीस, ये मेरा आंसर है। अगर हम लोग पूछे तो ये जो है इतना मीटर हर एक पीस का लेंथ होगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ते हैं। अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 64 किलोमीटर 245 मीटर ड्राइविंग ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर। एक घंटे में उसने इतना किलोमीटर चला। दूसरे घंटे में उसने 38 किलोमीटर 62 मीटर चला, ठीक है, सेकेंड आवर। एंड थर्ड आवर में 37 किलोमीटर 480 मीटर चला, ठीक है, थर्ड आवर में। तो पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ हिज जर्नी। तो फाइंड द लेंथ ऑफ हिज जर्नी अगर पूछा जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको टोटल जर्नी निकालना है कि उसने टोटल कितना कवर किया। तो टोटल निकालने के लिए हम लोग को पता है, सिंपली हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए 64 फिर 245, ठीक है, ये किलोमीटर वाला है,
और ये है मीटर वाला, ठीक है। पहला आवर में कितना था 64 किलोमीटर 245 मीटर, दूसरे आवर में कितना है 38 किलोमीटर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 62 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है, 62 मीटर है। तो बहुत लोग क्या करते हैं गलती, वो 6 यहाँ लिखते हैं और 2 यहाँ लिखते हैं। 6 2 के नीचे लिखेंगे और 2 4 के नीचे लिखेंगे, बट ऐसा नहीं है। ये 62 है तो ये ऐसे लिखाएगा, ठीक है, 062 लिखाएगा, ठीक है। फिर देखिए थर्ड वाले में कितना था 37 किलोमीटर और 480 मीटर, तो 37 480, ठीक है, सबको करना है प्लस। देखिए यहाँ पर जो 062 जो लिखा हुआ है, इस जगह पे 062 जो लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मीटर में हमेशा 3 डिजिट्स होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट था 62, तो हमको 3 बनाने के लिए इसके आगे 0 देना है, पीछे नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग इसको पीछे 0 देते हैं, मान लीजिए कि अगर 62 के पीछे अगर हम लोग 0 देंगे तो ये 620 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कितना है 62 लिखा हुआ है, तो हमको 62 ही करना है, इसीलिए अगर हम उसको ऐसे लिखते हैं तो ये 62 ही रहेगा, ठीक। अब इसके आगे 5 2 7 6 4 10 और 8 18 1 4 2 6 1 7, ठीक है, ये मीटर है। अब यहाँ इधर आते हैं, इधर का कोई कैरी नहीं बचा है तो रहने देते हैं। 7 7 14 1 15 15 4 19 19 का 9, ठीक है, बचा 19 का 9 बचा, हाथ में 1 कैरी, 6 और 3 3 6 6 6 12 1 13, तो ये है 139 किलोमीटर 787 मीटर, ये है मेरा फाइनल आंसर। और अगर इसको हमको अगर हम लोग को इसको लिखना है तो इसमें लिखेंगे द टोटल लेंथ ऑफ हिज जर्नी is 139 किलोमीटर 787 मीटर, ये रहा मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। देखिए द टोटल लेंथ ऑफ हिज जर्नी इज़ 139 किलोमीटर 787 मीटर, ठीक है, ये रहा हम लोग का टोटल आंसर। ये है क्वेश्चन कि मैन पहले आवर में इतना किलोमीटर चला था, दूसरे आवर में इतना और थर्ड आवर में इतना, तो पूछा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ हिज जर्नी, तो इसको कुछ हम लोग इस तरह से बनाएंगे। चलिए तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कितने नंबर को मल्टीप्लाई किया गया 2 नंबर को, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट है, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया गया तो 2.4624 आया, ठीक है। तो उसमें से क्या बोला गया, इफ़ वन नंबर, यानी कि पहला नंबर जो है 2.16 है, तो फाइंड अदर नंबर, यानी कि हम लोग को दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि प्रोडक्ट पूछ रहा है, ठीक है, पहला नंबर दे दिया है, प्रोडक्ट दे दिया है, दूसरा नंबर पूछ रहा है, उसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, यानी कि जब 2.16 को मल्टीप्लाई किया गया x से, तो आंसर आया है 2.4624, कुछ इसी तरह का होगा कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, प्रोडक्ट बनाया गया, तो उसका आंसर ये आया। तो जब हम लोग को x लिखना होता है, ठीक है, तो पहले यहाँ पे एक बात समझिए, जब भी हम लोग को किसी चीज़ का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है, कोई एक वेरिएबल होगा, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड है, अगर उसको हमको वैल्यू निकालना है, तो हम लोग को उसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला चीज़ वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ठीक है, डिवाइड में नहीं होना चाहिए। दूसरा वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और तीसरा उसको अकेले रहना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, ना कि उस पूरे ये क्या बोलते हैं उसके साथ जो नंबर है उसके साथ, हम लोग को सिर्फ वो नंबर चाहिए जो वेरिएबल है, इसीलिए उसको अकेले रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, x को यहाँ लिखेंगे और 2.16 को करेंगे उधर। अब यहाँ पे देखना क्या है, x के साथ इस नंबर का जो रिलेशन है वो है मल्टीप्लाई का, तो जब उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सेम चीज़ लिखेंगे 2.4624 डिवाइड बाई 2.16। देखिए फिर से पॉइंट है, तो इसको जब पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 40 लिखाएगा, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 टोटल मिला के 4 डिजिट्स था इसलिए। और जब इसको करेंगे तो ऊपर में आएगा 100, तो 10 इसका 10 इसका हो गया एलिमिनेट, ठीक है। अब करेंगे यहाँ से इसको डिवाइड। अब देख रहे हो कि ऊपर भी 4 है और नीचे है 6, तो ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा, तो थोड़ा इस साइड में फिर से हम लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा डिवाइड करने में आसानी हो, ठीक है। सेम नंबर इतना ही बचा था। चलिए देखिए 2 1 बार में यहाँ 1 है तो हमको यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, तब हम लोग 8 लिख सकते हैं। देखिए जब आगे का नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए और बीच जो बाद का जो नंबर आता है वो अगर आपके डिवाइज़र से,
ठीक है। अगर वो आपके डिवाइज़र से छोटा है तो आपको 0 लिख के फिर आप 2 डिजिट ले सकते हो, डिवाइड का रूल है। ठीक है, तो 108 बार में, और यहाँ पे कटेगा 1 2 3 1 2 इतने बार में, 2 1 बार में, 4 2 बार में, 6 3 बार में, 2 1 बार में, 4 2 बार में। देखिए फिर से यहाँ पर 8 है लास्ट में, एक इवन नंबर, और यहाँ पर भी इवन है। इसका मतलब है कि ये फिर से 2 के टेबल में कटेगा। 12 6 बार में, 3 1 बार में, 11 5 बार में, और 12 6 बार में। फिर ये कटेगा, यहाँ पे देखिए 54 है, 2 बार में, 7 बार में। ये फिर से कटेगा 2 के टेबल में, 3 0 7 8 बार में। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 3078 है, तो 27 3 के टेबल में आता है, लेकिन ये वाला आता है कि नहीं इसको देखते हैं। तो देखिए 7 और 3 10, 10 और 8 18, यानी कि ये 3 के टेबल से कटेगा। 3 के टेबल में 27 कितने बार में आता है, 9 बार में, और ये आता है 3 के टेबल में 1 0 2 6। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ बचा है 9 और यहाँ बचा है 1026। अब इसके आगे जब हम लोग जाएंगे तो देखते हैं कि 9 के टेबल से जाता है कि नहीं। 6 2 8 1 9, और यहाँ पर भी 9 है। चलिए 9 के टेबल में ये जाएगा। 9 के टेबल में ये एक बार में, 12 है तो फिर से एक बार में, बचा यहाँ 3 36 4 बार में। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 114 बाई 100, क्योंकि ये 100 अभी भी बचा हुआ है। तो इसका आंसर होगा 1.14। ठीक है, क्योंकि 2 0 था इसलिए 2 डिजिट का हमको पॉइंट देना है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, एक और नंबर है। हाँ, तो नंबर है तो मेरा आंसर ये होगा 1.14, ये मेरा आंसर है। अगर इसका आंसर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द अनदर नंबर इज़ 1.14। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, देखिए चलिए, तो एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। इफ़ ए पेयर ऑफ शूज़ कॉस्ट इतना, ठीक है, इतना एक पेयर ऑफ शूज़ का दाम है, और एंड ऑफ सॉक्स कॉस्ट रुपीज़ इतना, यानी कि एक पेयर सॉक्स का दाम इतना है। तो पूछा गया है देन हाउ मेनी मीन्स कितना सेट्स ऑफ सॉक्स एंड शूज़ कैन बी परचेज फॉर रुपीज़ इतना। बोला कि इतने रुपए में आप कितने सेट्स खरीद सकते हो। सेट्स पूछा है, यानी कि शूज़ और सॉक्स मिलाकर एक सेट बनेगा। ठीक है, तो ये करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को हम लोग करेंगे प्लस, ताकि हम लोग को एक सेट का पता चल जाए। ठीक है, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन सेट। कॉस्ट ऑफ वन सेट के लिए हम लोग को क्या करना है, 775.55 को में प्लस करना है 25.75 को। जब हम लोग प्लस करते हैं तो 5 5 10 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर कैरी 1 बचा, 7 5 होता है आपका 12 1 13। ठीक है, पॉइंट 13, फिर कैरी 1 बचा, 5 5 10 1 11, 11 का 1, फिर हाथ में कैरी 1 बचा, 7 2 9 10 0, फिर 1 बचा, 7 और 1 8। तो टोटल कॉस्ट जो है एक सेट की वो आएगी 801.30 पैसा। ठीक है, ये एक सेट का कीमत है। हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे कितने सेट्स इतने रुपए में खरीदे जाएंगे, तो फिर से वही नंबर ऑफ सेट्स। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब भी हम लोग को किसी चीज़ का नंबर निकालना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, बड़े वाले नंबर को। तो बड़ा वाला नंबर कौन है, ये, तो 7211.25। ठीक है, डिवाइड करेंगे कितने से, 801.30। अब देख रहे हो कि यहाँ का जब ये होगा तो यहाँ पे नीचे 100 होगा, और यहाँ का जब होगा तो ये भी आएगा 100। तो 100 में से 100 कट गया, तो मेरे पास सीधा सीधा जो नंबर बचा है 721125 बचा है बाय 80130, ये बचा है। ठीक है, तो अब बारी आती है इसको डिवाइड करने की। तो ये जब हम उसको डिवाइड करेंगे ना तो ये 89.99 आएगा। ठीक है, 89.99। अब डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, देखिए ये जो है वैल्यू, ये इसका टोटल वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इसके आगे भी नंबर होता है, लेकिन हम लोग पॉइंट के बाद लगभग 2 ही नंबर लेते हैं, क्योंकि उसके आगे का नंबर और लिखेंगे तो वो वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको लिखते नहीं। ठीक है, 89.99। तो आपको ये पता है कि जब हम लोग निकाल रहे हैं नंबर ऑफ सेट्स, तो देखिए जब भी कोई फिजिकल क्वान्टिटी होता है, जब होता है तो वो कभी भी डेसिमल में नहीं होगा। जैसे कि हम कभी ये नहीं बोल सकते कि आधा आदमी। ठीक है, हम कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि 1/3 आदमी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब है कि वो चीज़ जो डेसिमल में नहीं आ सकती। ठीक है,
या वो जब भी आएगा तो होल नंबर पे आएगा। लेकिन जब हम लोग इस आंसर को देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को सेट निकालना है, तो नंबर जो भी सेट का नंबर होगा एक होल नंबर पे आएगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का आंसर 89.99 आ रहा है। तो हम लोग अगर थोड़ा सा देखें, अगर हम लोग राउंड ऑफ पढ़े हुए हैं तो एक चीज़ क्या होता है कि अगर कोई नंबर 5 से 9 के बीच का होता है तो हम लोग उसके एक आगे बढ़ जाते हैं। तो जब यहाँ पे 89.99 है, तो जब यहाँ पे पॉइंट में 99 है तो हम लोग उसको एक आगे बढ़ेंगे, तो 89 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाता है 90। इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो 90 अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली का साइन है, 90 सेट्स होगा। कितना होगा? 90 सेट्स। ठीक है, तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या पूछा गया था, हाउ मेनी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, वी कैन परचेस, वी कैन PURCHASE, वी कैन परचेस 90 सेट्स। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया था, एक पेयर शूज़ का दाम ये था और एक पेयर सॉक्स का दाम ये था। पूछा गया था कि इतने में आप कितना सेट्स खरीद सकते हो। तो ये रहा सेट का कॉस्ट, एक सेट का कॉस्ट कितना होगा, और उसके बाद नंबर ऑफ सेट्स निकालने के लिए हम लोग बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किए, तो हम लोग का आया था 89.99, जिसका अप्रॉक्स वैल्यू 90 है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे वी कैन परचेस 90 सेट्स। देखिए कुछ कुछ क्या हो सकता है, क्योंकि ये 90 से बहुत ज़्यादा क्लोज है इसलिए मैंने 90 लिखा था। कुछ कुछ बुक्स में इसका आंसर 90 भी रहेगा, ठीक है, सॉरी 89 भी रहेगा। उस समय वो क्या करेगा, ये 99 को छोड़ देगा। ठीक है, तो 89 भी हो सकता है और 90 भी इसका आंसर होता है, बट अगर बेस्ट आंसर का बात करें तो इसका आंसर 90 ही होगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, सुमन स्टडीज फॉर 5 2/3 आवर्स डेली। कहने का मतलब है कि सुमन इतना घंटा 5 2/3 आवर्स जो है डेली पढ़ती है। ठीक है, अगर अगर सी डिवोट्स 2 4/5 आवर्स, ठीक है, 2 4/5 आवर्स वो किसको देती है, साइंस और मैथमेटिक्स को। ठीक है, तो पूछा गया है हाउ मच टाइम डज सी डिवोट फॉर अदर सब्जेक्ट। पूछा गया है कि अदर सब्जेक्ट के लिए वो कितना टाइम देती है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। पहले तो ये टोटल आवर्स है जो कि वो एक दिन में पढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे डेली लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक दिन का वो इतना आवर्स पढ़ती है, जिसमें से इतना वो मैथ्स और साइंस के लिए देती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब अगर इतना घंटा वो पढ़ती है 5 2/3 आवर्स, अगर उसमें से अगर इतने घंटे को हम माइनस कर दें तो जो समय बच रहा है वो किसके लिए बच रहा होगा, अदर सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए हम लोग वही करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, 5 2/3 माइनस 2 4/5। ठीक है, चलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 15 = 17, 17/3 माइनस 5 × 10 10 और 4 14 तो एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम होता है 15, क्योंकि दोनों को दोनों प्राइम नंबर है, तो जब भी प्राइम नंबर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार में, तो इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। 5 के टेबल में 15 आता है 3 बार में, तो इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। 17 5 से क्या होता है, तो 17 5 जा होता है 85। ठीक है, 14 3 जा कितना होता है, तो 4 3 जा 12, 1 3 3 1 4, यानी कि 42 होता है। ठीक, अब देखिए जब 85 में से 42 माइनस होगा तो अराउंड 43 बचेगा, 43/15। ठीक है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में सारा मिक्स फ्रैक्शंस है तो हमको आंसर भी किस में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 15 के टेबल में 43 है तो 2 बार में 30, रिमाइंडर बचेगा 13 और नीचे होगा 15, तो इतना आवर्स। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा सी डिवोट्स डिवोट्स टू 13/15 आवर्स फॉर अदर सब्जेक्ट। ये अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सुमन स्टडीज़ फॉर इतना आवर डेली। ठीक है, इतना घंटा वो डेली पढ़ती है, जिसमें से इतना घंटा वो साइंस और मैथ्स को देती है। फिर पूछा गया था हाउ मच वो कितना वो बाकी सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम निकालती है। तो बाकी सब्जेक्ट के टाइम निकालने के लिए टोटल टाइम में से मैथ्स और साइंस का टाइम को जब माइनस करेंगे, ये पूरा माइनस का प्रोसेस है। ठीक है,
तो हमारा 43/15 आया था, जिसको हम लोग अप्रॉक्स मतलब मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 15 के टेबल में 43 है, तो 2 बार में 30 कट जाता है, बचता है 13, तो 13 ऊपर और 15 नीचे। ठीक है, तो इतना आवर्स है, तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे, सी डिवोट्स इतना आवर्स फॉर अदर सब्जेक्ट। चलिए, आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इन ए क्विज तो सबको जानते होंगे। ठीक है, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, यानी कि जब आपका एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, तो आपको पॉजिटिव मार्क्स होगा, और जब एक रॉन्ग आंसर इनकरेक्ट आंसर होगा तो आपका नेगेटिव मार्क्स होगा। ठीक है, सब जानते हैं सही होने पे प्लस होगा और गलत होने पे माइनस होगा। अगर जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड, यानी कि जैक का जो स्कोर है 5 राउंड में, कितना है, 5 राउंड में, पहला राउंड में 25 आया, सेकेंड राउंड में -5 आया, तीसरे राउंड में -10 हुआ, फोर्थ राउंड में 5 हुआ और फिफ्थ राउंड में 10 हुआ, तो पूछा गया व्हाट वाज हिज टोटल। देखिए, जब भी आप टोटल वर्ड सुन लोगे ना तो आपको प्लस करना है। ठीक है, टोटल शब्द सुन लोगे तो प्लस करना है, बट ऐसा नहीं कि आंख मूंद करके टोटल दिखा तो प्लस कर देना, एक बार आपको क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोग को सबको प्लस करना है, क्योंकि टोटल पूछा है तो प्लस पूछा है, तो करने के लिए क्या करेंगे, पहले 25 -5 -10 +5 +10। ठीक है, देखिए, हम बोले प्लस करने के लिए, तो आप लोग बोलोगे सर आप माइनस क्यों किए, तो देखिए, जब हम लोग प्लस कर रहे होते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडर्ड होगा। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल होगा ये। ठीक है, ऐसा। ठीक है, सबको प्लस कर दिए। अब देखिए, जब हम सेकेंड लाइन में लिखेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, -5, फिर प्लस माइनस क्या होता है, -10, फिर +5 और फिर +10। देखिए, ये +5 है, ये -5 है, यानी कि 5 में से 5 गया तो खत्म, 0। फिर उसी तरह 10 में से -10 गया तो ये भी 0, सिर्फ क्या बच गया, 25। तो आपका आंसर है 25 मार्क्स। ठीक है, तो जैक्स स्कोर विल बी 25 मार्क्स। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, कंप्लीट। चलो, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज़ 196.25, डैट मीन्स 196.25 एक बुक का कीमत है, तो हम लोगों से पूछ रहा है 19 बुक का कीमत क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको ये बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब एक बुक का इतना दिया हुआ है, 19 का पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, ये एक बुक का है और ये 19 का है, तो एक से अगर आप 19 में जाओगे तो हम लोग क्या करेंगे, 19 से जब अगर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डायरेक्टली हमको क्या कर देगा, उसका आंसर दे देगा। तो चलो, 196.25 इंटू 19 करते हैं। तो अभी देखिए, इसमें भी डेसिमल है, तो अभी डेसिमल का टेंशन नहीं लेना है, समझ के चलो कि डेसिमल नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 और 4 कितना होता है, 22 का 2, फिर 2 कैरी रहा, 19 6 जा 54, 54 55 56। ठीक है, फिर 5 कैरी बचा, 9 9 जा 81, 81 5 86 होता है, फिर 8 का कैरी बचा, 9 1 जा 9, 9 और 8 होता है 17। चलिए, अब फिर क्या करना है यहाँ पे, 5 2 6 9 1। क्यों, क्योंकि 1 से जब भी सारा नंबर डिवाइड होगा तो सेम नंबर आएगा, इसीलिए। अब देखिए, 5 7 6 to 8, 6 6 12 का 2, 1 10, 9 और 1 कैरी जो था वो 10 हो गया, 17 17 का 7, 1 1 1 2 1 3। तो इसका आंसर आ रहा है 37 28 75। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारा आंसर है, ये हमारा कंप्लीट आंसर नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो 2 डिजिट था वो उसको हम लोग अभी तक दिए नहीं है, तो यहाँ पर भी आंसर में 2 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल दे देंगे। ठीक है, क्योंकि हमसे यहाँ पे कॉस्ट पूछा था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 19 सच बुक इज ₹3728.75। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो ये देखिए, ये टोटल हमारा सॉल्यूशन है और ये है इसका आंसर।
देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज इतना मीटर लॉन्ग, यानी कि इतना लंबा है और इतना वाइड है, ठीक है, मीन्स चौड़ा है। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, तो हमको क्या ढूंढना है, एरिया। तो ये कैसा पार्क है, रेक्टेंगुलर। तो चलिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या कहता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहता है लेंथ इंटू ब्रेथ और स्क्वायर यूनिट, ठीक है, यानी कि जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर हमको लगाना है। चलिए तो एरिया निकालते हैं। एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ कितना था, लेंथ था 23/4 और विड्थ कितना था 15, 1/2, ठीक है। तो चलिए जब इसको करेंगे तो 24 जा 80, 80 और 3 83, 83/4, और जब इसको करेंगे तो 15 2 जा 30, 30 और 1 31, 31/2। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट कोई भी किसी से कट नहीं रहा है, ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। डेट मीन्स 83 इंटू 31 डिवाइड बाई 4 इंटू 2। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 2573 और नीचे आएगा 8, ठीक है। जब इसको हम लोग फर्दर जब इसको और डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 321.625। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया था फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द एरिया ऑफ द पार्क इज 321, दैट इज 321.625। क्या था यहाँ पे, मीटर, क्या था यहाँ पे, मीटर। तो यूनिट की जगह पे हम लोग क्या देंगे, मीटर स्क्वायर। यही हम लोग का अपना फाइनल आंसर है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, रेक्टेंगुलर पार्क इज इतना मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। तो एरिया का फॉर्मूला ये रहा, एक रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला ये रहा, उसका इसका सॉल्यूशन है और यहाँ पे इसका आंसर है। हाँ, अभी जस्ट हम कुछ देर पहले आप लोग को बताए थे कि कैलकुलेशन में आप मत जाओ कि हम किस तरह से कर रहे हैं और आप किस तरह से कर रहे हो, आप स्टेप्स देखो। 83 इंटू 31 आप भी कर सकते हो, इतना ही आएगा। 4 2 8 आप भी करोगे तो इतना ही आएगा। फिर जब हम लोग ये दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये इतना आना चाहिए, ठीक है, डेसिमल में आएगा आंसर, ठीक है। आप लोग डिवाइड करने के लिए वो वाला नियम जो हम लोग बेसिक जो हम लोग का है ये वाला डिवाइड आप लोग कर सकते हो, ठीक है, इतना आ जाएगा और फिर आपका ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस, यानी कि कोई एक फ्रीजिंग प्रोसेस है, मतलब फ्रीज करने का, ठीक है, ठंडा करने का, रिक्वायर्ड दैट रूम, ठीक है, टेम्परेचर बी लोअर फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। बोला कि उस रूम का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, ठीक है। तो टू द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, क्या बोला गया कि हर घंटे 5 सेल्सियस क्या हो रहा है, टाइम घट रहा है, ठीक है, क्योंकि ठंडा करना है तो ऑब्वियस टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ समझने वाली बात थी कि 40 में से 5 डिग्री सेल्सियस जो है पर आवर घट रहा है, ठीक है। फिर पूछा गया व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगन। बोला गया कि जब प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा तो 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हर एक घंटे में, ठीक है, एक आवर में, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है, डाउन, घट रहा है, डेट मीन्स माइनस हो रहा है। तो 10 आवर्स में कितना होगा, 10 आवर्स में होगा 5 डिग्री सेल्सियस इंटू 10, डेट इज़ 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए स्टार्ट कितने डिग्री में हुआ था, स्टार्ट हुआ था 40 डिग्री से, ठीक है। 10 घंटे में कितना माइनस हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस माइनस हो जाएगा। तो जब 40 में से 50 जाएगा तो आंसर होगा -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 10 घंटे के बाद जो उस रूम का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, -10 डिग्री सेल्सियस। तो लिखेंगे द टेम्परेचर विल बी -10 डिग्री सेल्सियस after the process begins, ठीक है। द टेम्परेचर विल बी -10 डिग्री सेल्सियस आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। यही अपना फाइनल आंसर है, ठीक है।
क्वेश्चन में क्या पूछा था, फ्रीजिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर था, जो कि 5 डिग्री पर आवर के रेट से गिर रहा था नीचे। ठीक है, तो 10 आवर के बाद कितना होगा, तो पहले हम लोग 1 घंटे में 5 डिग्री था, तो 10 घंटे में 50 डिग्री हो जाएगा। तो फिर 40 डिग्री से स्टार्ट किए थे, तो 10 घंटे के बाद, ठीक है, 40 डिग्री से स्टार्ट हुआ था, तो फिर 10 घंटे में 50 डिग्री कम होगा, तो कम होगा इसीलिए हम लोग उसको माइनस किए हैं, तो आंसर आया है 40 में से जब 50 जाएगा तो -10 डिग्री होगा। ठीक है, तो उस रूम का टेम्परेचर 10 घंटे के बाद -10 डिग्री सेल्सियस होगा, यही इसका आंसर है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि लगभग हम लोगों ने लगभग 10-11 क्वेश्चन आज सॉल्व किया है। तो सारा क्वेश्चंस स्टूडेंट के द्वारा ही भेजा गया था हमको, मेरे इसमें वीडियोस में कमेंट में आया था ये सारा क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा कि चलो जब 5-10 क्वेश्चन हो जाता है तो सॉल्व करने में ज़्यादा ठीक रहता है, इसीलिए ये सारा क्वेश्चंस आ गया। तो सारा क्वेश्चंस मैंने एकदम ईजीएस्ट वे से समझाया भी है और उसको बनाया भी है। तो लेकिन मैंने सिर्फ इसमें कैलकुलेशन किया है, स्टेटमेंट्स मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स आप लोग खुद से लिख सकते हो, स्टेटमेंट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है बस उसको आप मेंशन कर दो, उसके बाद ये कैलकुलेशन आप लास्ट में करके आंसर लिख दो, बस इतना ही करना है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चंस या आपके मन में भी कोई भी हो, क्लास 8 तक के मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हो, जैसा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में ये कर दो, पिन कर दो उसको, कमेंट कर दो वो क्वेश्चन टाइप करके, तो मैं उसको ट्राई करूँगा सबसे सिंपलेस्ट तरीके से। सॉरी, थोड़ा डस्ट से मुझे एलर्जी है, तो थोड़ा डस्ट आ रहा है इसीलिए, सॉरी। तो आप लोग उसको कमेंट करो, मैं उसे सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा एकदम सिंपलेस्ट तरीके से, वो भी एकदम पूरा समझा के। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।